नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है सट्टेबाजी में जनता कंगाल, सितारे मालामाल। जब दिखावे की चमक दमक और ग्लैमर के पीछे रातों रात करोड़ों कमाने की लालसा हावी हो जाती हो तो नतीजा सिर्फ मीडिया हेडलाइन नहीं होती है, बल्कि लाखों करोड़ों युवा अपनी जिंदगी और भरोसे को खोते हैं। ईडी ने कई बड़े लोगों से पूछताछ की है, चाहे वो क्रिकेट के दिग्गज हों या बॉलीवुड के सितारे हों, क्योंकि उन्हें ऐसे बेटिंग एप्स का प्रचार या समर्थन किया जो अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के घेरे में है। आप सोच रहे होंगे ये बेटिंग एप्स बंद हैं क्या? हाँ, सरकार ने ऐसे सैकड़ों एप्स को ब्लॉक किया है और ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन या प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जैसे कानून भी बनाए हैं जो सट्टेबाजी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है, समाज को जागना होगा। अगर हम युवा पीढ़ी को यह नहीं बताएंगे कि चमकीले प्रचार के पीछे जोखिम क्या है, तो सस्ते सपनों की कीमत उन्हें चुकानी होगी। कर्ज, धोखा, मानसिक तनाव और अपमान के रूप में युवा आप खुद की कीमत जाने। माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करें, घर में खुलापन रखें, क्योंकि ये सिर्फ बेटिंग का मामला नहीं है, ये इंसानियत, समाज और आपकी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जब भारत में ऑनलाइन बेटिंग एप्स बैन है तो ये खुलेआम चल कैसे रहे हैं? क्या सिर्फ एप्स को ब्लॉक करना काफी है या इनके पीछे काम कर रहे नेटवर्क तक का पहुंचना जरूरी है? ईडी की सितारों से पूछताछ हो रही है। क्या यह केवल दिखावा है या वाकई गहरी साजिश का कोई पर्दाफाश है? दिक्कतें तो बहुत है। जो आजकल का युवा है वो उनको देखकर बिगड़ता है, वो सट्टेबाजी में लिप्त हो जाता है। जो सेलिब्रिटी ये चीज़ इसका विज्ञापन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए, उसका असर तो बहुत पड़ता है। जो नए नवजुवक हैं अपने देश के, उन पे असर पड़ता है, वो सट्टेबाजी के लत में लग जाते हैं और इसका इतना बुरा असर पड़ता है समाज पे और उस लड़के पे। वो लड़का सट्टेबाजी में पैसा हारता रहता है, बार बार हारता रहता है और वो उस लत से भाव विभोर होकर कल के डेट में जाके चोरी करेगा, घर से पैसे चुराएगा। तो सामाजिक समीकरण में भी खराबी आ रही है इसके चलते। मिडिल क्लास फैमिली को करना नहीं चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उससे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं आज के टाइम पे। एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे लक्ष्य सामून है या लाइबो सामून लक्ष्य कुमार करता है, तो उसे ये थोड़ा है कि वो हम तुरंत लेते हैं। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, अगर आईफोन ये ले रहा है तो यार वो ले लेते हैं हम लोग। शौक में लोग अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। जो भी वो सेलिब्रिटी करते हैं, जाहिर सी बात है उनका भी प्लान होता है कि उनको फॉलो करके उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करें और उस तरह की गेमिंग ऐप्स या बेटिंग में, जैसे आप देख लीजिए गुटखा पान मसाला, बहुत से ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद दूर दूर तक उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। वो नशा बिल्कुल नहीं, मतलब गुटखा, आप सोचिए कि अक्षय कुमार या अजय देवगन गुटखा खाते होंगे। जो भी जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको ख़ास करके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यंगस्टर्स को हो रही है। कहाँ से पैसा अरेंज करके किस तरीके से वो लोग बेटिंग ऐप्स पे लगाते हैं। जैसे प्रॉब्लम आज के टाइम पे हम लोग फेस कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग सट्टेबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है ना कि इसको तो सरकार को बहुत पहले इस पे मतलब बैन कर देना चाहिए इन सब ऐप को। मतलब ये एक तरीके से लीगल नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल, ये जितने भी गेमिंग ऐप्स है और जितने भी क्या नाम है बेटिंग ऐप्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है आज के जनरेशन में। और इसीलिए इंडिया डेली ये सवाल पूछ रहा है कि बेटिंग ऐप्स के जाल में क्यों फंस रहे हैं युवा? ऑनलाइन बेटिंग ऐप का कानून कितना सख्त है? बैन करना ही काफी है या सख्त निगरानी भी जरूरी है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको ये समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर कई तरह के तो कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कैसे इन तमाम गतिविधियों में संलिप्त होते नजर आ रहे हैं। सवाल कई गंभीर है और कई अहम है। क्यों सेलिब्रिटीज ऐसे ऐप्स को एंडोर्स करते हैं और उन सेलिब्रिटीज पर क्या कार्रवाई होती है? क्या ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ दिखावा है? ये तमाम चीजें हमें समझने की जरूरत है। अगर आपके घर का बच्चा किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए कई सारे पैसे गंवा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? घर का इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, वो जुड़ गए हैं। एल एन राव जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी जुड़ गए हैं।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और इस पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है डॉक्टर पवन हमें समझाने की भी ज़रूरत है कि चलिए ईडी अपना काम कर रही है, तमाम अलग अलग एजेंसियां अपना काम कर रही है, सेलिब्रिटी ऐसे ऐप्स को इंडोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि सेलिब्रिटी या सिनेमा लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे सेलिब्रिटीज इस तरह के ऐप्स को क्या कुछ पैसों के लिए इंडोर्स करके आपको नहीं लगता तमाम युवाओं को एक गलत डायरेक्शन दिखाते हैं? इसमें कोई दो राह नहीं है कि पैसे की आड़ में हर प्रकार का व्यक्ति अंधा हो जाता है, और सेलिब्रिटीज इसमें भी कोई अपवाद नहीं है। हर सेलिब्रिटी को लगता है कि मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस थोड़े समय के लिए रहने वाला है, लिहाजा उसमें मैं जितना ज्यादा पैसा कमा सकूं उतना अच्छा रहेगा। तो इस संदर्भ में वो आप देखते हैं नाताब, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के ऐप्स को वो इंडोर्स करते हैं, भूल जाते हैं कि वो न केवल सेलिब्रिटी हैं बल्कि लोगों की महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतीक, एक स्वरूप भी हैं, और जो कहते हैं उनकी बात को अक्सर 100 आने सही मानते हैं लोग, और उनके कहने पर लोग इस तरह की बेटिंग ऐप्स पर जाते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है कि साहब हम तो एक जंजाल में फंस गए हैं, और इस जंजाल से बाहर निकलना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि मैं देखता हूं कि आज के संदर्भ में हम पाते हैं कि सेलिब्रिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप एंडोर्समेंट कर लीजिए, मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा शोर मचेगा, उसके बाद शांति हो जाएगी, आप पर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक लेकिन कानूनी डॉक्टर कार्रवाई पवन, आपको नहीं सेलिब्रिटी पर लगता ना है हो। कि सेलिब्रिटीज को भी ये सोचने और समझने की जरूरत है कि वो किन ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे हैं, या किसी भी ब्रांड्स को वो इंडोर्स करते चले जाते हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है वो कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? और प्रोडक्ट ये सिर्फ साइबर की दुनिया से जुड़ा नहीं है डॉक्टर पवन दुग्गल जी। मुझे लगता है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज को ये भी सोचने की जरूरत है कि वो किन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, उसका मैसेज आज के युवाओं में क्या जा रहा है। इसमें कोई तो राह नहीं है कि उन्हें मॉरली ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली लोग मॉरल्स को, लोग मोरालिटी को अक्सर परे रखते हैं, और वो अधिकांश तौर पर पैसे की दिशा में अक्सर भागने लग जाते बिल्कुल, हैं। और यही हमें कई सेलिब्रिटीज से देखने को मिला है। एल एन राव जी, आपको क्या लगता है, ये गेमिंग एप्स को लेकर सख्त तो है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार सख्त नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में उसके बावजूद भी अगर लोग ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में जाते हैं, गेमिंग ऐप्स में जाते हैं, जहां वो कई ज्यादा पैसा गवा देते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाल ही में खबर आई है जहां पर एक व्यक्ति ऑनलाइन कर रहा था और उसने घर की 12-13 लाख सेविंग्स ऐसे गवा दी। आप सोचिए, किसी के घर की सेविंग्स होंगी वो 10-12 लाख रुपए, उसको गवा देता है, और क्लास 6 का स्टूडेंट उसे सुसाइड उसने कर लिया है। और ये एक मामला नहीं है राव साहब, ऐसे कई केसेस हैं जो सामने आते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, लोग पढ़ लिख कर भी क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हैं। नमस्कार कंचन जी, बहुत ही अहम मुद्दा आपने इस शो के थ्रू उठाया है, और मैं समझता हूं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ का जो, जैसे दुग्गल साहब बता रहे थे, इनको अपनी मोरालिटी देखनी चाहिए कि वो किसके पैसे के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि 13 साल के बच्चे ने इतने पैसे लुटा दिए, 6ठी क्लास के बच्चे ने लुटा दिए और उसके बाद सुसाइड तक कर लिया। ये एक एग्जाम्पल है। मैं कहता हूँ ऐसे बहुत से पूरे भारतवर्ष में देखे जाए तो लोग कितने जुए के, इसके गेमिंग ऐप्स के शिकार हो रहे हैं। आदत पड़ गई है बच्चों के, बच्चों ने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। तो वो ये अभी बहुत बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। अभी गेमिंग ऐप का कोई बहुत बड़ा सख्त कानून अभी नहीं बना है, लेकिन इसमें खास तौर से ये देखना चाहिए कि सेलिब्रिटीज कौन इसको प्रमोट कौन कर रहे हैं, और प्रमोटर कंपनी, और उनके बाद देखना चाहिए कि अगर ये इस प्रकार से युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे युवा इससे वास्तव में बर्बाद भी हो रहे हैं,
और अनएम्प्लॉयमेंट का भी इसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मानती हूँ राव साहब, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये तमाम रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जिन पर पेरेंट्स को बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। हम इस बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि आपके घर का इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए। आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स के साथ उतनी बातचीत नहीं करती, और हम कई बार ऐसे मैटर्स पर शो करते हैं। पेरेंट्स को वो इकोसिस्टम अपने घर को प्रोवाइड करने की जरूरत है राव साहब, जो आज कहीं ना कहीं हमें नहीं दिख रहा है। फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, वुमेन वर्किंग हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में जब परेशानी आती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो घर का बच्चा करता है। क्या इतना आसान होता है? किसी भी पेरेंट्स तो अच्छे संस्कार ही देते होंगे ना राव साहब, लेकिन कोई बच्चा जब गलत राह पे चला जाए, जैसे कि कोई डेट में चला जाए, कोई अपने घर की सेविंग इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसे वापस राइट ट्रैक पर लाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लग रहा है राव साहब आज की तारीख में वो भी मिसिंग है? देखिए, पेरेंट्स की जिम्मेवारी तो है ही है, क्योंकि बच्चा जो भी है उनके बचपन के, जैसे कहते हैं कि एक बड़ी प्लेन स्लेट होती है, उसमें जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी घर की है। घर का इकोसिस्टम अगर सही है तो बच्चा उसको कहीं, उनको किस प्रकार से हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जैसा आपने बताया कि दोनों पेरेंट्स अगर सर्विंग हैं तो बच्चा अकेला घर में क्या करेगा। वो फिर उसको एक मोबाइल फ़ोन मिल गया, और मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट है, तो वो फिर कोई न कोई चीज़ें सर्फिंग करता रहेगा। इंटरनेट बहुत बड़ा दुनिया है, उसमें कुछ भी सर्फिंग करेगा। नॉट ओनली गेमिंग है, और बहुत सी बड़ी बुरी लतें बच्चों को पड़ जाती है। लेकिन अब सवाल देखने वाला ये, बात करने वाला ये है कि हम पेरेंट्स की कितनी जिम्मेवारी और किस प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, और किस प्रकार से अपने बच्चों पर सुपरविजन रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। ये बड़ा अहम मुद्दा है। मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, उनका एक ही एक बच्चा है जो कि इस प्रकार की लत में पड़ा हुआ, कितनी कोशिश कर ली है लेकिन वो उससे छुटा नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक की बात हो गई है कि उनके सारे घर के सामान बेच दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो ऐसी गेमिंग में चला गया है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक भी डिसाइड किया कि हम इसको डिसोन कर देंगे, लेकिन वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है। मुझे ये भी लगता है राव साहब कि घर में फाइनेंसेस को लेकर बच्चों से बात करना, अब इस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर जागरूक करना, बच्चों को समझाना, घर में वो इकोसिस्टम रखना बहुत जरूरी है। मीनू सागर जी हैं, मॉडल हैं, फैशन डिजाइनर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्ठ गौड़ हैं, फाउंडर इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन के हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कनिष्ठ जी, आप कैसे देखते हैं ये ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग एप्स को? क्या समझा जाए? क्या ये एक लत होती है? क्यों इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग? क्या इस पर कड़े कानून बना देना, क्या वो इनफ होता है? क्या सख्ती दिखा देना इनफ होता है? क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर अब भी वर्क करने की बहुत जरूरत है? जी कंचन जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। हमें समझना होगा कि ये जो बेटिंग एप्स हैं आज की तारीख में एक ये जाल बुनती हैं, जिससे जो भारतीय युवक है वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ के आज की तारीख में जुए की लत की तरफ जा सके। और ये लत इतनी बुरी है कि उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, और उनको पता नहीं लगता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और उनको खर्च कैसे करना है। और इसके सबसे बड़े जो शिकार हैं आज की तारीख में मध्य श्रेणी के परिवार हैं, जहाँ पे माँ बाप के कमाए हुए पैसे को इस्तेमाल करके बच्चे कोई भी कार्ड को सिंक कर देते हैं, यूपीआई को लिंक करके पेमेंट कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी जो ऐप है वो आज की तारीख में इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ये केवाईसी चेक करती हैं और ना ये किसी तरह का टैक्स का भुगतान करती हैं। गवर्नमेंट के ऑनलाइन गेमिंग के रूल के आने के बाद भी ये ऐप्स भारत में अभी चल रही हैं। ये सबसे बड़ी जो है वो खामियाजी है आज की तारीख में। और इसके कारण आप देखेंगे कि जो यूथ है भारत का, उसमें ये लत इस हद तक लग चुकी है जिसको छुड़ाने के लिए हमें लगता है काफी ज्यादा हमें सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे वेलनेस के, मेंटल हेल्थ के। मुझे लगता है ये लत सिर्फ इन एप्स की नहीं है, ये लत मोबाइल की लगी है। मीनू सागर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि आजकल जो मोबाइल के बिना लोग रह नहीं पा रहे हैं? उन्हें, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम शायद मीनू सागर जी हमें आज कम देखने को मिल रहा है कि लोग अपने मोबाइल के बिना रह पा रहे हैं।
लोग सुबह उठ रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, रात में सो रहे हैं तो रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ न कुछ ऑनलाइन सर्फ कर रहे हैं। क्या नो मोबाइल टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और उससे हमें अपनी ज़िंदगी में कितना एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना, उनकी लाइफस्टाइल देखना और कम समय में ज़्यादा पैसे कमा लेने की चाहत कई बार युवाओं को ले डूबती है? देखिए, ये टॉपिक जो आज हमने उठाया है कहीं ना कहीं हमारे यूथ को सही करने की एक डायरेक्शन में बहुत बड़ा कदम है। उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इस पॉइंट को कंसीडर किया। पेरेंट्स हैं सबसे पहले जो सफर करते हैं, और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पेरेंट्स बच्चे की मोबाइल में कितनी ऐप हैं, वो कौन सी चला रहा है, उसके बारे में पेरेंट्स को पता हो। बच्चे ने कोई पासवर्ड लगाया है या नहीं, लाइक उसको पॉकेट मनी भी अगर दे रहे हैं तो वो पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है, किधर कर रहा है, ये चीजें हमें पहले घर से ही शुरू करनी चाहिए। उसके बाद में एक बच्चा एक सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं जिन पे ईडी ने अभी कंसीडर किया, लाइक 28 सेलिब्रिटीज है जिसमें यूट्यूबर भी है, इन्फ्लुएंसर्स भी और बड़े बड़े स्टार्स का नाम भी है, उनको देख करके उनको भी लगता है कि ये लाइफस्टाइल तो हम भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक इसको गेमिंग के पार्ट पे हम जीत सकते हैं, लाइक इजी कैरी मनी। तो उसके लिए अगर हमारे एक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट पे सारे सेलिब्रिटीज के साथ साथ लाइक एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहाँ पे छोटी छोटी वर्कशॉप दी जाए, लाइक स्कूल में, कॉलेजेस में, इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों को बताए जाएं कि उसे कैसे हैंडल करना है और ये कितना आगे आगे जाके आपको साइबर फ्रॉड में भी फंसा सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जो टेररिज्म के पार्ट पे भी आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। इट्स नॉट लाइक अ स्किल, इट्स नॉट लाइक अ टैलेंट। आपको उसको ध्यान में रखना है कि ये टैलेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडिक्शन है जो आपका पैसा शुरुआत में तो दिलवाता है आपको, आपको लगता है बड़ा अच्छा हम जीत रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बट वो एक एडिक्शन ऐसा देते हैं शुरुआत में जिसके थ्रू बच्चे को लगता है कि हम जीत जाएंगे और हम कुछ अच्छी चीजें खरीद सकते हैं अपनी पसंद से और इंडिपेंडेंट हम खुद खरीद लेंगे। और उसके बाद में जब ज्यादा पैसा वो बच्चा लगा देता है कहीं ना कहीं से इधर से, जिसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो पैसा बच्चे ने हमारे अकाउंट से ले लिया है, तो एक तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का अकाउंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, साइबर क्राइम होने का चांसेस रहता है, और साथ में वो बच्चे को भी इस्तेमाल करते हैं आगे जाके जिसमें टेक्निकली वो उसकी पूरी डिटेल्स ले लेते हैं, पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं, उसकी फोटो खींच लेते हैं और आगे जाके बच्चे को कहीं ना कहीं साइलेंटली मिसयूज भी करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा आपको बता भी नहीं पाता पेरेंट्स को, और कहीं ना कहीं ऐसे सुसाइड, यही एक डिफरेंस और गैप है जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे के साथ होता है वो कई बार पेरेंट्स को बता नहीं पाता है और इसी वजह से कई बार वो बच्चा फंसता चला जाता है। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? हम डिजिटली तो बहुत एक्टिव हो गए हैं, लेकिन क्या हम डिजिटली एजुकेटेड हैं? और जब बात अवेयरनेस की होती है तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ डर को एक पैरामीटर नहीं बनाना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप इससे डरिए। मुझे लगता है हमें बच्चों को राइटली एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप डिजिटली अगर कोई चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं या आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जो आपका अकाउंट नंबर है, जो आपका OTP है, जो आपके अकाउंट की डिटेल्स है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो कितने कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए? क्या आपको लगता है डिजिटल एजुकेशन की बहुत कमी है? मुझे लगता है भारतवर्ष में डिजिटल एजुकेशन नाम की चीज तो है ही नहीं। आज हम बहुत छोटी उम्रों में बच्चों को डिवाइसेस दे रहे हैं और जब दे रहे हैं तो बिना सोचे समझे दे रहे हैं कि जब उनके हाथ में डिवाइस दे रहे हैं बिना उन्हें समझाए हुए कि इस इंटरनेट की माया जाल में कैसे आपने आगे अग्रसर होना है, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें एक बहुत बड़े महासागर में फेंक रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इंतजार कर रही हैं कि वो जैसे ही आप कुछ गलती करें तो मछलियां उनको खा जाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को अब साइबर लॉ एजुकेशन, साइबर हाइजीन की जो शिक्षा है पहली कक्षा से प्रारंभ करनी पड़ेगी। आज हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो पहले कोर्सेज आते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, बट आज जब AI का इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं, जब विभिन्न प्रकार के ऐप्स पर पूरी तरीके से आश्रित हो चुके हैं बच्चे, मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन पहली कक्षा से प्रारंभ करनी पड़ेगी। जितना हम इनके मतलब डॉक्टर पवन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना गैप है कि हम अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। आज उसकी ज़रूरत क्लास 1 से, क्लास 1st स्टैंडर्ड से उसकी ज़रूरत है। क्या इतना बड़ा गैप है एजुकेशन में? बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है और ये गैप अभी से नहीं कई दशकों से है। मैं कई सालों से सरकार को कह रहा हूं कि साहब आप इसमें एजुकेशन शुरुआत करिए पहली कक्षा से, क्योंकि
अगर आप बच्चों को शुरुआत में ही बताना शुरू करेंगे कि क्या तरीके होते हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ऑनलाइन, तो वो सशक्त होंगे, पीडोफिल्स के शिकार नहीं होंगे, साइबर सुरक्षा में सेंध के शिकार नहीं होंगे, जागरूकता होगी और अल्टीमेटली एक साइबर अच्छा पवन हाइजीनिक जी, जो और साइबर ये इस बात पर भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा, जो चीज इलीगल होती है वो कैसे आ जाती है, वो किस फॉर्म में आ जाती है? क्या साइबर सिक्योरिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट विषय है जिसको हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं अब तक? कई केसेस आते हैं, कहीं पर रिसेंट में कितने सारे केसेस डिजिटल अरेस्ट के चल रहे थे। अब तो लोग अवेयर हो गए, लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन जिन लोगों ने कितना कुछ गवाया है डिजिटल अरेस्ट से, एक नए तरह का क्राइम था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ओटीपी से लोग कितना शिकार हुए हैं ये भी हम देख रहे हैं। क्या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? क्या साइबर सेल्स उस तरह का डेवलपमेंट वहां पर हमारे पास नहीं है? कहाँ है ये गैप, किधर ये लूप, कहाँ आपको लग रहा है कि एक थोड़ा सा लैब्स है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव की दिशा में जो गैप है उसको भरने की आवश्यकता है। होता क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से चलती है और अधिकांश केसेस में हम पाते हैं कि कानून जो होता है टेक्नोलॉजी से लगभग 50 कदम पीछे चलता है। तो इसलिए आपको अपने कानूनों को तारसंगत करना होगा वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज के साथ। आपको फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क्स लाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और आगे कैसे बढ़ेगी। लिहाजा अगर आप प्रिंसिपल बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क लेकर आइए और जो ब्रॉड आपके पास फ्लेक्सिबल पावर है रूल मेकिंग की, वो आप सरकार को दे दें, तो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन फॉलोड बाय सेकेंडरी लेजिस्लेशन एक अच्छा रास्ता होगा। वैसे भी साइबर सुरक्षा एक ऐसी विशाल सी चुनौती है जिसको हम ही तो नहीं, दुनिया का कोई राष्ट्र भी क्रैक नहीं कर पाया। आपने डिजिटल अरेस्ट की बात करी, एक आंकड़ा आया है जो बताता है कि केवल 4 महीनों में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे गंवाए हैं केवल डिजिटल अरेस्ट की दिशा में। राव तो साहब, अगर दुग्गल जी ये आंकड़ा दे रहे हैं कि 4 महीने में इतने हजार करोड़ों का घाटा हुआ है, डिजिटल अरेस्ट जो लोग कर रहे हैं उन्होंने इतना कमाया है, तो इन लोगों को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनसे पैसे वापस क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं? जिन लोगों ने पैसे गवाए, मतलब कुछ को मिल जाते होंगे, जिनकी पहुंच होती होगी राव साहब उनको मिल जाते होंगे, लेकिन व्हाट इफ जिनकी पहुंच नहीं है, उनका क्या राव साहब? देखिए, ये जो ऐसे क्राइम होते हैं साइबर क्राइम, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानकारी होना और समझदारी से उसको वो करें, इसको इस्तेमाल करें। ओटीपी के बारे में कई बार बताया जा चुका है और बहुत कई बार ये सारी चीज़ें समझाई जा चुकी हैं कि साइबर क्राइम से बचने के क्या क्या उपाय हैं। ज़रूरत यह है कि उसकी पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी हो, आम जनता की इसको सारी बात पहुँचे। और दूसरी बात, जो पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा अहम सवाल आपने बताया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों की कमी है। यहाँ पर इतना कमी है, मैं आपको दिल्ली पुलिस में हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर डिप्लॉयमेंट देखें जो लोगों की, वो उतने साइबर सेवी नहीं है। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कर नहीं पाते हैं सारा, लेकिन मजबूरी में क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो जाली आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जाली जो उनका जो बैंक अकाउंट है जिसमें ट्रांसफर कराते हैं वो खरीदे हुए हैं, गरीब लोगों से वो अकाउंट खरीदते हैं, उसके बाद ट्रेस करना बहुत फेक मुश्किल है। आधार कार्ड बन रहे हैं, बैंक अकाउंट फेक बन जाते हैं, किसी के नाम पर किसी का फोन नंबर रजिस्टर्ड हो जा रहा है। तो ये सब इतने नकली काम चल कैसे रहे राव साहब, और ये कई समय से चलते आ रहे हैं। इन नकली कामों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? वो किसका फेलियर समझा जाए? कंचन जी, ये बिल्कुल, ये कुछ तो मैं समझता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका एक्सक्यूशन और एनफोर्समेंट की कमी है। उसमें अब जब भी हमें पता लगता है कि कोई आदमी ने ये सब जाली पेपर से आधार कार्ड बनवाया, जाली कागज़ों से आपने अकाउंट को खरीदा है या मोबाइल नंबर जाली पेपरों से लिया है, उसके खिलाफ पता लगे तो कार्रवाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो दूर दराज के इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में जाके, श्रीनगर में जाकर और झारखंड जैसे एरिया में गाँव के लोगों में जाके ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और वहाँ से उनका आधार कार्ड और वो सारा लेते हैं, जिनको बाद में ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि दूर दराज की बात है, कोई ऑफिसर्स वहाँ जाके
जाना बड़ा मुश्किल समझते हैं, और आपस में कोऑर्डिनेशन का कमी है। मैं आपको बता दूं, स्टेट पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन की अब जरूरत ये पड़ेगी कि एक अम्ब्रेला टाइप बने पूरे के पूरे देश के लिए, एक साइबर क्राइम का हब बने, अम्ब्रेला हो, ताकि वो मतलब साइबर जहाँ बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बेहद जरूरत है, यस, उसकी बहुत कहीं ना जरूरी है, कहीं बहुत 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 बड़ी कमी देखने को मिल रही है। कनिष्क गौर जी, आ, आपको क्या लगता है ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, जो रेगुलेशन है, जो तमाम तरह की चीज़ें रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से आई है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मैं ये भी कहूँगी कि डिपार्टमेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की खबरें आती हैं कनिष्क गौर जी, और ये एक दो नहीं है, ऐसी कई खबरें सामने आई है जहां पर लोगों का लंबा खासा पैसा बर्बाद हुआ है, उन्होंने धोखा खाया है और वो उनका खो गया है कई लोगों के साथ। अब जो लोग अवेयर हैं वो तो ऐसी कॉल्स को ट्रेस कर लेते हैं, वो ऐसी कॉल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज जो अनअवेयर हैं, जो आज भी अनअवेयर हैं, जो आज भी इसका विक्टिम बन रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले लॉ लाना एक तरफ है और दूसरा उसका एनफोर्समेंट होना दूसरी तरफ है। मुझे लगता है लॉ तो हम भारत में ले आते हैं पर उसका एनफोर्समेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं, तभी इस टाइप की ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग एप्स अभी भी देश में कारगर हैं। और ये एक अहम कारण है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इनको बंद नहीं कर पा रही हैं। तो प्रॉपर एनफोर्समेंट के लिए आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि माइटी ने एक लॉ ला दिया तो उसके लिए आप ईडी या सीबीआई को उनके पीछे लगाएं। ऑनलाइन का जो क्षेत्र है उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है आज की तारीख में, हमें एक एजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है जो ऑनलाइन से जुड़े हुए जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सके। अगर हम बाहर के देश देखते हैं, यूएस है या फिर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वहाँ पे अलग से एक एजेंसी बनी हुई है जो नेशनल लेवल पे हर तरह के साइबर क्राइम को देखती है और उसका कार्य ये है कि वो इन्फोर्समेंट भी कर पाती है। सिर्फ उनका काम मॉनिटरिंग का नहीं है, उनके पास पूरी एक क्षमता है जहाँ पे वो इन्फोर्स करके लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। और सरकार इस तरह के संशोधन लाके एक ऐसी एजेंसी बना सकती है। जब हम आधार लाए थे तो आधार के साथ भी एक आधार एक्ट लाए थे जिसमें आधार एक्ट के जरिए आप काफी लोगों को अरेस्ट कर सकते थे जो आधार कार्ड का मिसयूज कर रहे थे या केवाईसी गलत तकनीकों के लिए कर रहे थे। तो जब हम ऑनलाइन गेमिंग का रूल लेके आए हैं तो एक एनफोर्समेंट एजेंसी की जरूरत है जिसको आप सक्षम बनाएं ताकि वो जाके लोगों को जो ये साइबर क्राइम कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर सके, रेड मार सके, छापा मार सके और उनको बंद करा सके। और जो पुलिस है अलग अलग स्टेट की, उनके साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर सके। तो एक सेंट्रल एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीनू सागर जी, मुझे लगता है बेटिंग एक अलग तरह का एडिक्शन होता है। जैसे कुछ लोगों को गलत चीज़ों का एडिक्शन होता है, उन गलत चीज़ों में बेटिंग भी शुमार है। लोगों को एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी में कहूँगी, समाज के तौर पर मुझे लगता है हमें ये जागरूक करने की ज़रूरत है मीनू सागर जी। और क्योंकि आप मॉडल हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, सिनेमा एक अच्छे खासे सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, मुझे लगता है ये वो वक्त आ गया है जब हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन रखना है तो आप फिटनेस का एडिक्शन रखिए, आप किताबों का, लिटरेचर का एडिक्शन रखिए, आप पढ़ने का एडिक्शन रखिए, आप सैर करने का एडिक्शन रखिए। हम अच्छी चीज़ों के एडिक्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं समाज को? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम से जुड़ी हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलता और उसमें कई स्टाफ की कमी भी है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइक दिल्ली पुलिस में भी अगर लोग जाके कंप्लेन करते हैं छोटी सी कि भाई हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है या हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो स्पेशली ये बोलते हैं कि हम डिजिटल पार्ट पे कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो एजुकेट ही नहीं किया गया। तो दिल्ली पुलिस के लोग हों या कुछ और इस तरह से की चीजें, तो उसमें उन लोगों को अगर एजुकेशन नहीं दिया गया, सिर्फ उनको हाइट के स्केल पे या फिर फिजिकल उसके पे आपको सिर्फ जॉब दिया गया है, तो उनको आई थिंक पहले उनको भी बेबी स्टेप के हिसाब से उनको पहले एजुकेट करने की जरूरत है ताकि वो छोटे लेवल पे शुरू हो सके। उसके अलावा कई जगह प्लेटफॉर्म बनाए जाए जहाँ पे एक
सरकारी एक ऐप है जिसमें बताया जाता है कि आप अपनी ऐप पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए, बट मुझे नहीं लगता 70% लोग जो हैं आधे से ज्यादा टेक्निकली पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं मालूम कि उसमें ऐप में क्या डालना है, डिटेल कैसे डालनी है। वो सब चीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जगह जगह, जहाँ पे वो खुद से, और उसको प्राइवेट लेवल पे भी अगर कुछ कंपनियां शुरू कर सके, तो जाके अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या बैटिंग में अगर पैसा चला गया तो उसको वापस लाने का एक माध्यम भी हमारे पास होना चाहिए। अगर चला जाता है पैसा, तो वो पैसा वापस सरकार या कोई हमारी कानूनन प्रक्रिया वो वापस क्यों नहीं ला पाती? अगर आपने ईडी के थ्रू सेलिब्रिटीज को पॉइंट आउट कर लिया कि ये सेलिब्रिटीज है, इन्हीं की वजह से ये बच्चे आज इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो आप जहाँ पे ये पॉइंट पे इनसे पूछिए कि वो पैसा जहाँ पहुंचा है, ये दुबई में जा रहा है, ये आपका जो टेररिस्ट आपके जो होते हैं उनकी फंडिंग में जा रहा है, ये पैसा कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, उस पैसे को हम वापस कैसे ला सकते हैं? जब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा, जब तक उन पैसे को वापस उन लोगों के पास जिनसे लिया गया है उनको देने की प्रक्रिया हम शुरू नहीं करवा पाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ सोल्यूशन पे काम नहीं कर पाएंगे और सिर्फ प्रॉब्लम ही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि सोल्यूशन क्या है कि अगर 10 रुपए आपके पास से कोई चोरी कर लेता है, तो आप जाके उसको बोल नहीं सकते कि आप हमें वापस दे दो, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है। अगर वही सिस्टम ढंग से काम करे, किसी बड़े सेलिब्रिटी का मोबाइल चोरी हो जाता है, अगले दिन अखबार में आता है कि उनका मोबाइल मिल गया, बट एक आम आदमी कहता है कि मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, तो पुलिस स्टेशन में जाके, थाने में जाके आप बोलेंगे गाड़ी भी चोरी हो गई है, वो बोलते हैं जी कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसे क्या लगता है राव जी उसके इसका अलावा जवाब दे सकते उसके हैं। अलावा हाँ बोलिए उसके बोलिए। अलावा एक चीज और है, बोलिए। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि अगर हम सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, ये सभी के सभी पर या कोई और भी जो इस तरीके की एक्टिविटीज पे जाके आपको प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं आप ये करो, अगर उससे किसी को भी नुकसान होता है, तो सरकारी प्रक्रिया इस तरह से बनी जाए कि उनसे भी जुर्माना इस तरह से लिया जाए, और लेके अगर जुर्माना आपने लिया है तो उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने पैसे गंवाए हैं, ताकि उनको थोड़ा राव सा एक साहब, तसल्ली हो इसका कि इसका हमारा सिस्टम जवाब सही है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, जो मीनू सागर जी ने उठाई है कि अगर किसी बड़े आदमी का कुछ चोरी होता है तो एफआईआर दर्ज होती है और अगले दिन मिल जाता है, लेकिन किसी आम आदमी का होता है और ख़ास तौर पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, अगर उसका कुछ होता है तो सिस्टम क्या तब सो जाता है? ऐसा ये हकीकत है राव साहब जो हमें एक्सेप्ट करनी है, और इसका समाधान क्या है? ऐसा क्या ये समाज, क्या सिस्टम उन लोगों के लिए है जो अमीर है, जो रईस है, जिनके पास पैसा है, उनके चोरी किए हुए सामान मिल जाएंगे, और जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा? राव साहब जी कंचन जी, मैं मीनू जी के बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ऐसा काफ़ी कई बार नोटिस में हुआ है कि कोई वीआईपी है या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसका तो जो भी अगर चोरी हुआ है तो तुरंत पुलिस बड़े ज़ोर शोर से उसको ढूंढने में लग जाती है। जैसे बड़ी फेमस मजाक भी करते हैं लोग कि यूपी में भैंस भी अगर चोरी होगी तो जल्दी आ जाती है अगर वीआईपी की है तो। लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है, और ये बात भी सही है कि आम आदमी अगर कोई चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखाने जाता है, लेकिन अभी तो खैर वो हो गया, ऑनलाइन चोरी की रिपोर्ट आप घर बैठे लिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिखाने से होता कुछ नहीं है। ईएफआईआर का ये आ गया है कि आप अपना घर में बैठे कोई चोरी, छोटी मोटी चोरी है या कोई ऐसी चीज़ है, गाड़ी की चोरी है, ये इसकी रिपोर्ट आप लिखवाकर एफआईआर तक तो ले सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने के लिए पुलिस कोशिश नहीं करती है। ये सिस्टम जो ईएफआईआर का है, पुलिस ने बड़ा ढिंढोरा पीट कर कहा कि हाँ हमने आपको इतनी फैसिलिटी दे दी है, लेकिन फैसिलिटी तो है, रिकवरी के नाम पर बिल बिग जीरो है, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं होते हैं। ये बात इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल पे मैं मानने को तैयार हूँ कि ऐसा सिस्टम तो ज़रूर बना दिया सुविधा के लिए। ये सिस्टम सिर्फ वही है जहाँ पे उसको इंश्योरेंस की अगर किसी ने क्लेम लेना है तो आप अपना एफआईआर को यूज़ कर सकते हैं। पहले जो शिकायत थी कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, खासतौर से चोरी की या मोबाइल चोरी की, ये सब चीज़ें, लेकिन अब एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेज हैं, जैसे एफआईआर चोरी अगर हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट है वो चली जाएगी मिसिंग में, तो मिसिंग का कोई भी इसमें कोई खाता नहीं है पुलिस की तरफ से उसको ढूंढने के लिए, तो गया तो गया। तो ये बातें हैं, इसमें हमें सीनियर ऑफिसर्स लेवल में सोचना चाहिए कि सभी के लिए ये न्याय हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे गरीब आदमी हो। जब तक ये हर नीचे गरीब तबके तक ये बात नहीं जाएगी कि पुलिस सभी की एक साथ सुनवाई करती है, तब तक ये इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको देखना चाहिए, अगर ऐसी बात उनके नोटिस में आती है तो किस आदमी ने को कार्रवाई ठीक से नहीं करी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, डिपार्टमेंटल एक्शन ले। लेकिन ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट फैला हुआ, कितना एक्शन वो भी लेंगे। इसलिए हमें सबको
जो खास तौर से पुलिस अफसर थानों में बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो अगर काम ठीक से करेंगे तो ये शिकायतें भी कम हो जाएंगी और लोगों की ये जो आम धारणा है कि पुलिस ठीक से काम गरीबों के लिए नहीं करती है, वो दूर होने की संभावना है। लेकिन बात यह है कि हम अपने बोनाफाइड तरीके से कितनी ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंजलि। पवन दुग्गल जी, मुझे लगता है कि अब हमें समाधान पर बात करनी चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप लोगों को जागरूक करें। वो कौन सा मोमेंट है जब लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक फेक कॉल है? वो कौन सा मोमेंट है जब कोई ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर है जो उसे समझ जाना चाहिए कि अब मैं अपने पैसे गंवा सकता हूँ? उन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो इलीगल हैं, जो बैंड हैं। वो डाउनलोड्स जो हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, उस पर भी अब मुझे लग रहा है चलिए सरकार आती है, अपना कानून बनाती है, चीज़ें एग्जीक्यूशन में आती है, हम लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर पवन दुग्गल, मेरा सवाल आपसे उस समाज के लिए है जिसको अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। वो क्या मोमेंट या वो क्या पॉइंट होना चाहिए जब हमें ये लगना चाहिए कि नहीं, ये शायद एक धोखा हो सकता है? वो पॉइंट आता है जब आपको कुछ ऐसी चीज ऑफर की जाती है जो सपने में भी सच होने की उम्मीद नहीं लगती। आपको इतने हेवी हेवी प्रॉफिट्स के बारे में प्रॉमिस किया जाता है जो आपको हकीकत में जो यथार्थ में जो दुनिया है वो आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। जब टू गुड टू बी ट्रू रिटर्न्स की बात आती है तो पहला झटका, पहला अलार्म सिग्नल आ जाता है कि साहब यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरी बात आपको समझना है कि कोविड-19 के बाद हमारी जिंदगी में दो एसेंशियल एलिमेंट्स आजीवन के लिए आ गए हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। तो इसलिए आप कोशिश करें कि डरे ना, कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं आप इम्पोर्टेंट है कि आप ना तो डरें, ना ही कोशिश करें कि आप किसी पैनिक स्टेट में काम करें। किसी पर विश्वास ना करें। आज दो आदतों को अपनी गांठ बांध लीजिए कि इनको आपने आजीवन फॉलो करना है। एक आपने कंजूस होना है और दूसरा आपको शकी होना है। कंजूस अपनी जानकारी शेयर करने में, अपनी जानकारी जितना कम शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। नीड टू नो बेसिस पर शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा शकी हो जाना है। हर जो जानकारी आप इंटरनेट पर देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना, और विश्वास तब करना है जब हम उसकी पुष्टि को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर पाएं, उसकी ऑथेंटिसिटी को हम एग्जैक्टली असेस कर पाएं। ये बुनियादी पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ये थॉट प्रोसेस कि हम तो जुगाड़ू हैं, हम तो जुगाड़ कर लेंगे, हम तो कभी साइबर क्राइम के शिकार हो ही नहीं सकते, ये थॉट प्रोसेस गलत है। इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आज दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और दूसरे वो जिन्हें मालूम नहीं है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, क्या आपको लगता है कि जो लोग अवेयर हैं, या मैं कहूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, इफ दैट इज व्हाट मे साउंड राइट, क्या वो साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो सकते हैं? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमें बहुत जानकारी है, लेकिन उन कई लोगों के साथ डिजिटली वो भी अरेस्ट हुए हैं। देखिए, आज हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, इंटरनेट की माया जाल में इतने खो जाते हैं कि वक्त और समय के बलवान होने को भूल जाते हैं। जब समय ऐसा आता है तो बड़े बड़ों के चक्के छूट जाते हैं। आप चाहे कुछ भी कहें कि साहब कुछ मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, दूसरे लोग बेवकूफ़ हैं, अल्टीमेटली आप भी बेवकूफ़ी वाला काम कर पाते हैं क्योंकि वो समय आया था, उस समय ने आपसे ये काम करवा लिया। अगर आप अपने होशो हवास में होते तो शायद ये काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी साइबर क्रिमिनल्स की। वो बड़े जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हैं, वो आपके माइंड को पढ़ते हैं, माइंड को डील करते हैं, कहीं ना कहीं आपको हिप्नोसिस में डालते हैं, आपके यहाँ डर पैदा करते हैं, पैनिक पैदा करते हैं, ताकि आप वो पुश कर सकें आपको, ताकि आप ऐसा कदम करें, ऐसा कदम उठाएं जिसके और माध्यम लोग से इसमें आप फंसते चले साइबर जाते क्राइम हैं कि उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। हैदराबाद से हमारे साथ प्रदीप कॉलर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, सट्टेबाजी जो है वो एक्चुअली लोगों को कंगाल बना रही है, और हम सब जानते हैं, जितने भी आपके गेस्ट हैं मैं सबको सुन रहा था, कोई लॉ एक्सपर्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई
अलग अलग इंडस्ट्री से लोग हैं, इन सब की बातें मैं सुन रहा था। सबको पता है कि ये फ्रॉड कॉल्स आती हैं, उनमें ट्रैप होते हैं और हम इसके बाद कंगाल हो जाते हैं, हमारे अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इतना जानने के बावजूद जब हमारे पास वो फ्रॉड कॉल आती है तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इससे बचने का क्या उपाय है और किस तरह से, वो कौन से टिप्स होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम जान पाएं कि ये एक्चुअली फ्रॉड कॉल है और हम इससे बचें? मुझे लग रहा है प्रदीप जी के सवाल का जवाब ही दे रहे थे पवन दुग्गल जी आप, कि कैसे पहचाना जाए कि ये फ्रॉड कॉल है। और बहुत सही बात प्रदीप जी ने बोली है डॉक्टर पवन, कि हमें सब कुछ पता होता है, उसके बाद भी पता नहीं क्या हिप्नोटिज्म होता है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कि व्यक्ति उसमें ट्रैप होता चला जाता है और उसका अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी हनुमान वाली शक्ति को जागृत करना होगा। हम सब में हनुमान की शक्ति जागृत है, एक्सेप्ट हमें पता नहीं होता कि हम ये काम कर सकते हैं। और वो जो शक्ति है वो है फोन को बंद करने की शक्ति। किसी प्रकार का कॉल कहीं से भी आ जाए, अल्टीमेटली उसको डिस्कनेक्ट करने की पावर आपके पास है, वीटो पावर आपके पास है, इस्तेमाल करें। कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, फोन बंद करिए। कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, फोन बंद करिए। कोई आपको नए प्रकार के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से फेस करने की धमकी दे रहा है, इंटिमिडेशन कर रहा है, फोन बंद करिए। मैक्सिमम क्या होगा, दोबारा फोन आ जाएगा। अब और किसी भी इस तरह के फोन को आपने एंटरटेन करना ही नहीं है। अगर किसने आपको आके अरेस्ट करना है, उसे कहो कि मेरे घर आए, अरेस्ट करें, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मुझे लगता है ज्यादा डॉक्टर बहस करनी पवन, एक ये साइकिल होता होगा एलन राव साहब, कि जब वो कॉल आता है शायद हम अवेयर होते हैं, लेकिन हम शायद ये जानना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, और इस जानने के चक्कर में हम सब भी ट्रैप हो जाते हैं, जिनको ये पता रहता है कि शायद ये गलत कॉल हो सकता है, कि व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट की क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा होती होगी राव साहब कि लोग इसमें फंसते चले जाते होंगे। जी कंचन जी, देखिए, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको और कोई काम है नहीं। वो अपने एक कमरे में बैठ के रात दिन यही सोचते रहे किस प्रकार से जो इनोसेंट लोगों को कैसे फंसाया जाए। नई से नई तरकीब निकालते हैं, नए से नए वो लिंक बना देते हैं कि आप इसमें ऐसे कई ऐसे लिंक होते हैं जो जेन्युइन लिंक से मिलते जुलते होते हैं, और वो कहते हैं देखिए आप इसको क्लिक करिए। कई बार तो अभी ऐसा है कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है, आप वरना इसको चालू रखना है तो ये लिंक पे डायल करें। तो कोई भी कॉमन आदमी जो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है, वो तुरंत ऐसे शिकार हो जाते हैं। और कई बार ऐसे हैं कि आपको कोई पैसा ट्रांसफ़र हो गया आपके गलती से, आप इसको वापस भेज दीजिए, बस जो ही ये बातों में आते हैं तो वो उसी बात में आदमी फंस जाता है। सवाल ये है कि किसी प्रकार से हर चीज़ पे शक करना चाहिए। कोई भी अगर स्ट्रेंजर कॉल कर रहा है उस पर डाउट की क्रिएट करिए कि ये क्यों कर रहा है मुझे। किसी भी फ्री के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है, वो नहीं आना है। और किसी प्रकार के ऐसे प्रलोभन में ना आकर कि आपको कोई इनाम मिलने वाला है, या आप ये देखिए आपको ये इससे ज़्यादा मिलेगा, और ये कई प्रकार के वो करते करते, जैसे मैंने बताया, वो खाली दिमाग है उनका, और वो उसी दिमाग को इस्तेमाल करते करते ऐसे ही नए नए ईजाद करते रहते हैं, और उसमें लोग फंसते जाते हैं। कितने ही बार हमने कई बार इसका किस प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हमने आपके चैनल के थ्रू या दूसरी और जगह मीडिया के थ्रू हमने बताया है, लेकिन ये सारी बातें सभी को अभी भी नहीं मालूम है। बहुत से आदमी इनोसेंट है जो अभी सब चीज की जानकारी नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे पहले आदमी को डरना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, कहता जी थाने से बोल रहे हैं या कोर्ट से बोल रहे हैं, बिल्कुल आप कह दीजिए कि आप कहीं से बोलिए, आप अरेस्ट करना चाहें करिए, मेरे को कोई नहीं अरेस्ट करने आता। जिस प्रकार से अगर आप बोल्ड होकर बात करेंगे, जैसे हनुमान जी की बात हुई है कि आप बिल्कुल ऐसे सख्त हो जाइए उससे, और तो बोलिए आप जो मर्जी चाहे करना चाहिए। ये बात हमें हर आदमी को बताना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ भी करें। कई बार सेक्सटॉर्शन की बातें आती हैं, कई बार कहते हैं जी हम ये आपका वो कर देंगे, आपका सोशल मीडिया में डाल देंगे, घर वालों को बता देंगे। उनको बोलो जो मर्जी चाहे तुम करो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपने स्ट्रांगली उनको मना कर दिया तो वो बिल्कुल आगे कुछ नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि ये आदमी काबू आने वाला नहीं है। उनके पास एक दिन में 100 आदमियों से बात करते हैं, तो अगर 90 आदमी मना कर देते हैं, फिर भी अगर 10 आदमी ने उनकी बात मान ली तो उनका काम बन गया, तो वो 90 के पीछे नहीं जाएंगे। वो आदमियों को जो टारगेट हो सकते हैं पॉसिबली, उनको करेंगे। शुरू में अगर किसी ने उसको डांट दिया, धमका दिया, तो उसको छोड़ देंगे, दोबारा उसको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किसी और को पकड़ेंगे हम जाके करेंगे। तो वो अपने ऐसे प्रकार से इनोसेंट जो विक्टिम्स हैं उनको ढूंढते रहते हैं, और उन विक्टिम्स के लिए वो अभी अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। तो सवाल यही है, और इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है
ये हर चीज़ पे शक करें, किसी की बातों में ना आए, लोभ लालच में नहीं आए, और कोई भी अनजान आदमी को ओटीपी ना दें, कोई किसी अनजान लिंक को ना लिंक करें। ये बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो कि हर आदमी को सोचनी जिनको चाहिए। लोगों को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। अच्छा कनिष्क कौर जी, जो लोग मैं कहूँ जिनको गैम्बलिंग की लत नहीं है, जो एडिक्ट नहीं है गैम्बलिंग के, कई बार वो भी इसके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कनिष्क कौर जी कि जिन लोगों को बेटिंग ऐप्स के बारे में नहीं पता, लेकिन वो एक बार अगर इन बेटिंग ऐप्स पे चले जाते हैं तो वो वहाँ से अपना पैसा लूज करके ही निकलते हैं। तो ना वो एडिक्ट है ना वो कुछ है। क्या ये साइबर ऐप्स का माया जाल इतना बड़ा रहता है कि लोग इसमें घुसते चले जाते हैं, वो इससे बाहर हार कर ही निकलते हैं? जी देखिए, कई बार बेटिंग ऐप्स जो है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग एक दूसरे को बताते हैं, इसकी जानकारी देते हैं, और एक मेंटल कंडीशनिंग होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो कहते हैं। तो कई बार क्या लगता है कि अगर कोई आपको आके ऐसी किसी बेटिंग ऐप के बारे में बताए जहाँ पे लोगों को 30%, 40%, 50% ग्रोथ मिल रही है, तो बाकी लोग कई बार लालच के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में इन ऐप्स में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, मैंने ऐसे कई तरह के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट किए हैं, जो शुरू में ऐसी ऐप्स दिखाती हैं कि आपने 20%, 30%, 40%, 50% तक रिटर्न दिया है, पर जब लोग उससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे पैसा विड्रॉ नहीं कर पाती। तो इन ऐप्स को बनाए इस तरह से दिया जाता है कि ये कनिष्क जी, ह्यूमन हमारे ग्रीड पे साथ काम एक करते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं, दिलविंदर जी हैं हरियाणा से। आप अपनी बात रख सकते हैं दिलविंदर जी। छोड़ दी कल में कुछ नहीं जाएगा जिंदा भर। सर टीवी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आप अपनी बात रख सकते हैं दिलविंदर जी। चलिए, मुझे उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मीनू सागर जी, अब इसी बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। हम इस बात पर तो जोर दे देते हैं कि सेलिब्रिटीज़ ऐसी ब्रांड्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को या फॉर दैट मैटर ऐसे ऐप्स को क्यों इंडोर्स करते हैं। क्या वो उनके बारे में पूरी अच्छी तरह से अवेयर रहते हैं? क्या आपको नहीं लगता है मीनू जी ये वो वक्त आ गया है? चलिए, ईडी तो अपना काम कर रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या आपको नहीं लगता है कि सेलिब्रिटीज को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो इन सब ऐप से दूरी बनाए रखें? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। मीनू जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी उसके बाद। हरियाणा से कॉलर है दिलविंदर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। जी मैम, जो सेलिब्रिटी वो कर रहे हैं सट्टे की, वो इन पे शिकंजा कसना चाहिए ना। ठीक है दिलविंदर जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मीनू सागर जी, जैसा कि दिलविंदर जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं इन पर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात सिर्फ बैटिंग ऐप की बात नहीं है। अगर आप बड़े बड़े स्टार्स देखेंगे आज की डेट में, मॉडल एजेंसीज पहले जो एड्स में आते थे वो मॉडल्स ना आके आजकल सेलिब्रिटीज हर एड में आपको दिखेंगे। सेलिब्रिटीज क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ये तक भी वो सेल करने को तैयार हैं। उनको एक पब्लिक पार्ट पे और एक सोशल पार्ट पे और बीइंग अ पेरेंट्स पार्ट पे, जब वो खुद अपनी बच्चों की फोटो तक अखबार में नहीं चाहते कि उनकी पेपराजी डालें, तो वो दूसरे के बच्चों को ये चीजें समझने में क्यों मिसिंग कर जाते हैं। उसके बाद में सिस्टम में हमारे ये एप्स आ रही हैं, ये एप्स आती हैं, ये पैसा ले लेती हैं, उसके बाद में ये पैसा वापस क्यों नहीं जा पाता उन लोगों तक? तो ये चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं? इन पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, सोल्यूशन पार्ट पे एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा जहां पे एक आम आदमी जो कोई जानकारी नहीं रखता, जैसे शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश भी नहीं आती है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता और कीपैड जैसा फोन रख रहा है, लाइक सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास में अकाउंट में पैसे होते हैं और अकाउंट का पैसे का उनको भी पता है, क्योंकि वो डाटा जो है वो कहाँ से उनके पास आता है। तो ये डाटा सारा जब तक बिकता है, हर आप देखेंगे तो दिन भर में 10 से 15 कॉल सस्पेक्टेड स्पैम आ रहा होगा। आपके पास में नोटिफिकेशन कंपनियां भी देती है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा तो ये स्पैम वाली कॉल्स आपकी हटेंगी। तो इसका मतलब हमारा डाटा जब तक पब्लिक हो रहा है, जब तक उन लोगों के पास पहुंच रहा है और वो हमारे उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके कि ये बंदा पोटेंशियल है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता या वो बुजुर्ग है या वो बच्चा है, इजी टारगेट है, इनको सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये डाटा हमारा नहीं प्रोवाइड किया जाए। हमारा फोन हमारी सारी बातें सुन लेता है। क्यों? आप 2 मिनट किसी चीज के बारे में बात करेंगे, 10 मिनट बाद में आपके पास वो फोन पे सारी डिटेल्स आने लग जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड चीजें हमारे फोन से किसी और को ट्रांसफर की जा रही है।
इन चीज़ों को टेक्निकली जो एक है, अगर हमारा कानूनन एक सिस्टम अपग्रेड किया जाए और जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, तो हर आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी शिकायत तो देगा और साथ में उम्मीद रखेगा कि उसका खोया हुआ पैसा उसे वापस भी मिलेगा। तो ये उम्मीद हमारे पास अभी तक नहीं है। हम सिर्फ ईडी से स्कैम के बारे में पूछताछ करेंगे और शायद उनको फिर कहीं ना कुछ दिन बाद में बेल मिल जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा और शायद उनके अगर अकाउंट के थ्रू चलते भी रहेंगे केसेस तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो उनके बिहाफ पे जाके खुद उनको अटेंड कर लेते हैं, उनको उनका टाइम कहीं पे भी खराब नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम सेलिब्रिटीज पे प्रेशर नहीं बनाएंगे कि आप पान गुटखा बेच रहे हैं, आप इस तरीके की बैटिंग एप्स पे आ रहे हैं और अगर इससे किसी भी जान माल की नुकसान होता है, कोई सुसाइड कर रहा है या किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज के लिए डायरेक्ट उसी सेलिब्रिटी पे एक लीगल नोटिस भेजा जाए और उसके बजाय उससे पैसा लेके उस आम आदमी को दिया जाए। तो जब तक ये सिस्टम हमारा नहीं क्रिएट होता तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, मुझे ये लगता है। और हम इस सॉल्यूशंस को आज नहीं झेल रहे हैं, रोज झेलते हैं, हर बंदा झेलता है, छोटे से बच्चा से लेके आई थिंक बुजुर्ग सबसे ज्यादा है, वो टारगेट होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, उनके पास डाटा है, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स होती है, बैंक की डिटेल्स होती हैं, तो ये डिटेल्स कहाँ से मिल रही है? तो ये हमें जब तक चीजें जो है सरकारी पार्ट पे शेयर करना बंद नहीं होगा, डाटा हमारा बिकना बंद नहीं होगा, तब तक आई यानी थिंक ये चीजें डेटा हमें झेलनी डेटा पड़ेंगी। शेयरिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मीनू जी, मैं आपका सवाल डॉक्टर भवन दुग्गल से लूंगी, लेकिन हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं, वडोदरा से जुड़े हुए, गुजरात से। अक्षय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता है मैडम कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो हमारा नंबर निकाल के हमको अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट या एक्सप्लिसिट अच्छी अच्छी दिखा के हमको ये लुभाना चाहता है कि हमने इतना रिटर्न दिया, और निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है उसका भी वॉइस में एआई वाला वॉइस में दिखाता है कि अभी गवर्नमेंट ने इतना 100 रुपीज का अभी 500 रुपीज इतना वीक के अंदर रिटर्न दे रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो वो ऐसा साइबर फ्रॉड करने वाले एआई में किसी की आवाज निकाल के सीधे साधे लोग को जो फंसाता है उसके पीछे गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती? ये तो समझ लिया कि भाई फ्रॉड करने वाला फ्रॉड तो करते ही रहेंगे, और जो अनपढ़ लोग हैं या थोड़ा मैच्योर्ड लोग नहीं है या तो एजेड लोग हैं वो उसमें फंस भी जाते हैं लालच में, लेकिन गवर्नमेंट क्यों इसके पीछे कुछ एक्शन नहीं लेती? बहुत अहम सवाल अक्षय जी पूछ रहे थे, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल हैं, थाने से जुड़े हुए हैं, मुंबई से। बताइए महिपाल जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी जी महिपाल जी। जी मैं ये कह रहा था मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग मेरे साथ में भी एक मेरा एक वेबसाइट है, उसका किसी ने वो कॉपी किया है और मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी किया है इस विषय में ऑनलाइन। बट ऑनलाइन का सिस्टम ये खाली कंप्लेंट ले लेते हैं और उसके बाद में आगे ये लोग कुछ करते नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में दे रेफर अस टू पुलिस स्टेशन, और वहां जाने के बाद में पुलिस वाले भी वापस हमको डेट पे डेट देते हैं मैम। तो इस विषय में एक मुझे पूछना था कि उसका क्या कुछ गवर्नमेंट कुछ उसके लिए कुछ उसको जल्द से जल्द करने में कुछ हेल्प कर सकते हो, उसको फास्ट करने में? शुक्रिया महिपाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब राव साहब से लूंगी। और चाहे महिपाल जी हो, राव साहब या अक्षय जी जो हमारे साथ गुजरात से जुड़े थे, दोनों का अहम सवाल था कि सरकार क्या कर रही है इस पर। सवाल ये भी है राव साहब, जो मैं कुछ देर पहले आपसे पूछ रही थी कि आपने ऑनलाइन तो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, उसके बाद आपको थाने जाना है, थाने पर आपको तारीख पर तारीख मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? पंच जी, मैं जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, उनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ, और ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया है कि सेंसिटिविटी जो पुलिस ऑफिसर्स की है, जो थाना में बैठे हैं ना, उनको अपनी सेंसिटिविटी का उनकी कमी है, मैं समझता हूँ। उनको इतना होना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है, जो बहुत दुखी आदमी है, मैं जब भी सर्विस में था तब मैं ये कहता था कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये समझाता था कि आप उसकी जगह बैठकर देखिए, जो कंप्लेनेंट आपके पास है वो आप बनिए,
और वो अगर आपके पास आपकी जगह पे हो तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? मतलब आप अगर लेकिन राव कंप्लेनेंट साहब किसी ये को बहुत जाते हैं, आम क्या उम्मीद सवाल करते है, हैं? ये समाज का फीलिंग बहुत आम सवाल है। मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस फोर्स काम नहीं करती है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे देश के प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, मतलब कि समाज में ये चीज़ें बहुत मूल रूप से एग्जिस्ट करती हैं। एफआईआर दर्ज कराई जाए फिजिकल लेवल पर तो चलिए वो रजिस्टर हो जाती है, उस पर काम हो जाता है, लेकिन अगर कोई साइबर फ्रॉड होता है, और इतने साइबर फ्रॉड्स हुए हैं, उस पर उस तरह का काम आज भी नहीं हो पाया है राव साहब। जी, मैं यही बता रहा हूँ, साइबर क्राइम की जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी है। हमारे ऑफिसर्स इतने सेवी नहीं है, साइबर्स में एक्सपर्ट नहीं है। उनको हमें अब सरकार को या पुलिस को ये चाहिए कि प्राइवेट जो बच्चे हैं, नए नए जो कंप्यूटर के जानने वाले हैं, साइबर में एक्सपर्ट हैं, राव उनकी साहब भर्ती समय की करें। कमी है, मैं कॉलर की बात यहाँ पर लेना चाहूंगी। भोपाल से हमारे साथ दुबे जी जुड़े हुए हैं। दुबे जी अपनी बात रखिए। मैडम मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी सेलिब्रिटीज का ऐड करते हैं, हम उनके चेहरे देख के पैसा लगा देते हैं, उन पर विश्वास करके। यदि किसी का कोई नुकसान होता है तो सेलिब्रिटी को चाहिए कि उसका पेमेंट करे। ठीक है जी, उस बात को वो दुबे अपने जी ऊपर शुक्रिया ले। अपनी बात रखने के लिए। और यही मुझे लगता है, यही समाज को अवेयर होने की ज़रूरत है। हम आरोप प्रत्यारोप से आगे जब पढ़ेंगे तो हमें एक समाज की दूसरी तस्वीर देखने को मिलेगी। दुग्गल साहब, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूँगी और मैं ये समझना चाहूँगी, जो इतनी कंप्लेंट्स आती है कि साइबर सेल वो काम नहीं कर रही है जितनी कंप्लेंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए हमें बचने के लिए कि हम इस किसी ट्रैप में ना फंसें, हम किसी बेटिंग ऐप्स के ऐप प्रेजेंटेशन से मनमोहित ना हो जाएं, हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपना संयम अपने साथ रखना चाहिए। बहाव में बहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया कुएं में छलांग लगा रही है, इसका जरूरत नहीं है कि हम भी कुएं में छलांग लगाएं। किसी प्रकार के ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, ताकि आपको पता लग जाए कि वो आपका डेटा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और क्या उसके जो गतिविधियां हैं कानून के तारक संगत हैं या नहीं है। कोशिश करें आपने अपना पर्सनल डेटा केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है। मतलब सारी प्राइवेसी दुनिया इज पावर, जो समाज को समझने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट करें। आप उन चीजों, आप सोशल मीडिया को भी प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। ये समाज को जानने की जरूरत है और ये समाज को समझने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। इसी के साथ आज मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपसे जुड़े किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।